Morning students, our today's topic is accounting concepts and conventions. Financial accounting, both practical and theory based, is built on some accounting principles. देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों पे आधारित है, प्रैक्टिकल वर्क पे भी और थ्योरी बेस्ड भी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देयर आर सम अकाउंटिंग इक्वेशन दैट सपोर्ट दीज टू। अब कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस भी हैं जो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। एंड दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बिल्ट ऑन अ फ्यू एजम्पशन दैट वी कॉल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब कुछ एजम्पशंस हैं प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। एजम्पशंस मीन्स कुछ हम कल्पनाएं करके चलते हैं, धारणाएं होती हैं हमारी जो हम अकाउंटिंग में करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। These 13 accounting concepts find wide acceptance across the world by accounting professionals and auditors. अब जो ये हम 13 accounting concepts पढ़ेंगे, ये किसके लिए यूजेबल हैं या किसके लिए प्रॉफिटेबल हैं? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स या ऑडिटर्स के लिए, उनकी ये हेल्प करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेपरेट्स द बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर। अब ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये ओनर को बिजनेस से क्या करता है? सेपरेट करता है। मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन बिजनेस। एज फॉर एज अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज़। कहते हैं एज फॉर एज, मतलब अकाउंटिंग किसके साथ कंसर्न करती है? ऑनर एंड द बिजनेस। ये दोनों को क्या करती है? अलग अलग डिफाइन करवाती है। दिस विल हेल्प द अकाउंटेंट आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द पर्सनल वंस। अब पर्सनल वंस जो हैं वो हुआ ओनर की, ओनर ने क्या यूज़ किया या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या यूज़ हुआ। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी अलग बताती है और जो पर्सनल वंस के लिए रिकॉर्ड हुआ वो भी अलग बताती है। इसलिए जो अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एओपी एट्सेट्रा। ये जो पर्सन्स हैं ये इंक्लूड होते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे। मस्ट फॉलो दिस एजम्पशन। अब ये एजम्पशन कौन सी फॉलो करते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ द ओनर ब्रिंग्स इन एडिशनल कैपिटल इन टू द बिजनेस वी विल ट्रीट दिस एज अ लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। अब जो ओनर है, ओनर ने अगर कोई कैपिटल यूज़ करी, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? पूंजी, जो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं पैसा। ऑलराइट, तो अब कुछ एडिशनल कैपिटल है वो किसके अकाउंट में जाएगी? बिज़नेस के ही अकाउंट में जाएगी, क्योंकि वो हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगी। सेकेंड वन इज़ योर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल फाइंड अ प्लेस इन अकाउंटिंग। अब मनी मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? ये बताता है कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही अकाउंटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सो ओनली दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। सो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी मॉनेटरी टर्म्स हैं वो किस में एक्सप्रेस की जाएंगी या रिकॉर्ड की जाएंगी? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि इसमें मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। Any other transactions, no matter how significant, will not find a place in financial account. Any other transaction, कोई भी other transactions है उसका कोई बेनिफिट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंट में। सिर्फ जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? सिर्फ मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड ही फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। सो फॉर एग्जांपल इफ़ द कंपनी अंडरवेंट अ मेजर मैनेजमेंट ओवरहॉल दिस वुड हैव नो इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअल वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग। ये मेजर ड्रॉबैक है अकाउंटिंग सिस्टम का, क्योंकि इसमें सिर्फ हम मनी ही इंक्लूड कर सकते हैं। मैनेजमेंट को या कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ भी अफेक्टेड चीज़ें हुए हैं, जो कुछ फैक्टर्स हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग में। सिर्फ मनी से रिलेटेड ही जो चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
The going concern concept assumes that a business will continue to operate indefinitely. See, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि रुकता नहीं है, चलता ही रहता है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चलते रहना चाहिए. सो इट अज्यूम्स दैट फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर द बिजनेस विल नॉट बी बाइंडिंग अप. अब ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर में हम उसको वाइंड अप कर दें. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में जो अकाउंटिंग सिस्टम है चलता ही रहता है. दिस लीड्स टू द assumption दैट द बिजनेस विल नॉट हैव टू सेल इट्स assets एनी टाइम सून and it will meet all its obligation as well. So it justifies the financial statements as a part of continuous series of statements. The current statement are tentative and only reflect the financial position of the particular period of time. अब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही ये पोजीशन को डिफाइन करेगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बीच में कभी नहीं रुकता क्योंकि ये नाम से ही डिफाइन हो रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. फोर्थ वन इज़ योर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड chooses a specific period of time to complete an accounting cycle. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग सेक्शन का एंड करना होता है. ऑल राइट, जनरली द टाइम चूजन इज़ अ ईयर वी कॉल द अकाउंटिंग ईयर. अब साल के एंड में जब वो रिकॉर्ड एंड हो जाता है, रिकॉर्ड फिनिश कंप्लीट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर. एट द एंड हम क्या करते हैं, उसका पूरा एवरेज रिकॉर्ड निकालते हैं. द टाइम पीरियड इज़ मैंशनड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो द indefinite life of an organization is divided into shorter generally equal time period. मतलब किसी कंपनी का शॉर्टर टाइम पीरियड होता है, किसी का जनरली 1 ईयर का होता है. ठीक है. दिस फैसिलिटेट्स अ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड अलाउज स्टेक होल्डर्स टू गेट टाइमली इन्फॉर्मेशन. अब ये फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करती है, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस के बिटवीन, कि पिछले साल कैसी परफॉर्मेंस थी कंपनी की, नेक्स्ट ईयर अभी करंट ईयर में कैसी थी. तो ये कंपैरिजन करता है प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ. ऑल राइट. सो ऑल्सो इन मोस्ट केसेज इट इज़ ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. और कई केसेस में क्या चाहिए होती है, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी भी परमिशन चाहिए होती है. तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें या तो ईयरली वाइज डिफाइन होगा या हर एक कंपनी का अपना अपना हिसाब होता है. ऑल राइट. नेक्स्ट इज़ cost concept. This accounting concept states that all assets of the firm are entered into the books of account. देखो, cost concept का क्या मतलब है, ये इसमें क्या आएगा, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म, जितने भी एसेट्स हैं फर्म के, आर एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट. वो हर एक अकाउंट की बुक्स में क्या होने चाहिए, दर्ज होने चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए. देयर परचेजेस प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस इंस्टॉलेशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, ये तीनों को ऐड करके क्या होता है हमारा परचेज प्राइस. मतलब हमने कितना का हमारा मटेरियल आया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना हुआ, हमने कितने में भेजा, इंस्टॉलेशन हमने उसको, जो हमारा स्टॉक है या हमारे प्रोडक्ट्स है उसको हमने अनलोड किया, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, परचेज प्राइस में, या इंक्लूड किस में होगी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में. इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स टू द प्राइस रिमेन्स द सेम माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज, द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. अब देखो, हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ रहे हैं, सारे एसेट्स को, जितने भी कंपनी के एसेट्स है उसको रिकॉर्ड करना. अब एसेट्स जब यूज़ होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी है, यूज़ होगी, आफ्टर सम टाइम 4 साल बाद, 10 साल बाद उसकी क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसमें. ऑल राइट. तो जब उसको हम सेल करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज जो है उसको माइनस करके जो प्राइस आएगा वो उसका एक्चुअल प्राइस होगा, कि हम उसमें उसको सेल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट में. सिक्स्थ वन इज़ डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. अब जो डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ये बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का मेन सिद्धांत है ये. इट इज़ द हार्ट एंड सोल, ये हार्ट एंड सोल है अकाउंटिंग की, दिल भी है और सोल भी है. इट बेसिकली इज़ वन ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. गोल्डन रूल मीन्स
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो होता है उसको हम गोल्डन रूल बोलते हैं। एक फंडामेंटल रूल होता है ये, इसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल। फॉर एवरी क्रेडिट देयर मस्ट बी ए कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट। हर एक क्रेडिट के लिए ये एक डेबिट होना ही होना है, ठीक है। सो एवरी ट्रांजेक्शन वी रिकॉर्ड मस्ट हैव अ टू फोल्ड इफेक्ट। मतलब हर एक जो अकाउंटिंग में हम कॉन्सेप्ट करेंगे उसके दो फोल्ड इफेक्ट होंगे, मतलब दो तरीके का होगा वो। दैट इज़ इट विल बी रिकॉर्डेड इन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस में रिकॉर्ड होगा। दिस इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब ये कोर, ये जड़ है, ये मेन कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। So let us see an example of this in action. Say the business buys an asset worth rupees 10,000. अब एक business है, उन्होंने asset खरीदे हैं 10,000 के. So now the fixed asset of the company will increase by 10,000. But at the same time the bank or cash balance will reduce by 10,000. अब जो cash balance है वो बैंक ने reduce किया है 10,000. And so the transaction will have a dual effect of accounting. Dual effect हो गया accounting का, and also the balance sheet will stay balance. और अब balance sheet भी क्या होगी, बैलेंस हो गई। मतलब एसेट साइड भी आ गया, लाइबिलिटी साइड भी आ गया, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। Next is your realization concept. According to the realization accounting concept, revenue is only recognized when it is realized. देखो जब कोई भी हम चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ रेवेन्यू इज़ द कैश इन फ्लो फॉर अ बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब रेवेन्यू का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होनी गुड्स और सर्विसेज की, उसमें से जो पैसा आएगा दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। एंड वी एज्यूम दिस रेवेन्यू एज रियलाइज्ड ओनली व्हेन इट लीगली अराइजेज टू बी रिसीव्ड। जब एक लीगली तरीके से, सिस्टमेटिक वे से हमें वो पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। सो इन सिंपलर टर्म्स द प्रॉफिट अर्नड विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ एक्चुअली अर्नड। जब एक्चुअली चीज़ें अर्नड होने लगती हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ऑलराइट। Eighth is matching concept. This concept states that the revenue and the expenses of a transaction should be included in the same accounting period. So to determine the income of a period of all the revenues and expenses must be included. अब इसमें क्या है, हम क्या है डिटर्मिन करेंगे, इनकम डिटर्मिन करेंगे ऑफ ऑल द रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। जो जो हमें रेवेन्यूज़ आए हैं, जो हमारे या जो हमारे खर्चे हुए हैं, उनमें से जो हमें इनकम मिली है दैट इज़ कॉल्ड द, वो किस में इंक्लूड होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट में। द मैचिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलोज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये फॉलो कर रहा है किसको, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को भी, क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या था, रेवेन्यू। फर्स्ट द रेवेन्यू इज़ रिकोगनाइज्ड एंड देन वी मैच द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू। अब पहले हम क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकोगनाइज करेंगे, फिर उसके बाद जो उसमें कॉस्ट लगी होगी उसको फाइंड आउट, उसको एसोसिएट करेंगे। सो कॉस्ट आर मैच विद रेवेन्यू। अगर कॉस्ट और जो मैच होगी रेवेन्यू के साथ तो क्या होगा, द रिवर्स वुड बी एन इनकरेक्ट सिस्टम। तो जो रिवर्स आएगा हमें वो क्या होगा, इनकरेक्ट सिस्टम होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच्ड किया जा रहा है, ठीक है। Next is your full disclosure concept. This concept states that all relevant information will be disclosed in the accounting statement. अब accounting system statement है जो, उसमें सारी relevant information होनी चाहिए. A lot of external users depends on these financial statements for their information to make investing decisions. अब बहुत सारे जन जो जुड़े होते हैं कंपनी के साथ, शेयर होल्डर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने होते हैं, तो उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए, तभी वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। सो नो इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन्स एटसेट्रा ऑफ रेलिवेंस टू एनी वन ऑफ देम विल बी ओमिटेड फ्रॉम दी स्टेटमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। अगर तो इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन जो भी है एनी वन, हर एक के लिए नहीं है, नहीं दी जा रही अच्छे से, तो क्या होगा, वो कंपनी के लिए भी बेनिफिट नहीं होगा, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी अपने शेयर्स नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। 10th इज़ योर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. Once the company decides on a certain accounting policy, it should not be frequently changed unless there is a statutory requirement or it
allows better representation of the accounts. Accounting policies should be consistent for a long period of time. This allows user to make inter-firm and inter-period comparisons. Also, frequent changes in policies may be to manipulate the accounts and this must be prevented. Consistency concept क्या होता है? एक consistent way में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो हैं वो सारी कंपनीज़ को भी पता होनी चाहिए. रूल्स रेगुलेशन के आधार पे ही हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए. ये यूज़र को क्या अलाउ करते हैं, इंटर फर्म एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन. जो हम इंटर फर्म या इंटर पीरियड कंपैरिजन करते हैं फर्म का फर्म्स के साथ या जो करंट ईयर का पास ईयर के साथ जो हम कंपैरिजन करते हैं, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें पता चलता है. कंसिस्टेंस का मतलब यही होता है कि एक सिस्टमेटिक वे में टाइम टू टाइम वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना. ऑलराइट, next is your conservatism concept. This accounting concept promotes prudence in accounting. It states that the profit should not be included until it is realized. However, losses, even those not realized but with the remote possibility of occurring, should be included in the financial statement. So all losses are recognized, those that have occurred or are even likely to occur, but only realized profit are recognized. अब देखो, कोई भी हम काम जब करते हैं तो हमें, जैसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या कंपनी का कोई भी सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो दो पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है. लेकिन हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, ओनली प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं. लेकिन हमें पता है कि साथ साथ में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन बट ओनली रियलाइज प्रॉफिट आर रिकॉग्नाइज. बट जो हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं सिर्फ उसको ही रिकॉग्नाइज किया जाता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में. ठीक है. योर 12th इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. Materiality states that all material facts must be a part of the accounting process, but immaterial facts, that is insignificant information, should be left out. अब materiality states क्या होता है कि वो चीज़ें, वो जो important part है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है. जो इमटेरियल पार्ट है उसको हम नहीं लेंगे, वो क्या होगा, लेफ़्ट आउट, उसको हम छोड़ देंगे. द मटेरियलिटी ऑफ ए ट्रांजैक्शन विल डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर पे डिपेंड करती है, वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू द एक्सटर्नल यूज़र. अब एक्सटर्नल यूज़र को इसके क्या बेनिफिट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करती है. इफ़ द इन्फॉर्मेशन कैन अफेक्ट अ पर्सनस इन्वेस्टिंग डिसीजन देन इट इज़ डेफिनेटली अ मटीरियल फैक्ट. अगर तो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टिंग डिसीजंस पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा या डिसीजन लेने में उसको हेल्प हो रही है, तब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है. तब वो क्या यूज़ कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को. ओके. Your last one is objectivity concept. Finally, we come to the last accounting concept, objectivity. This concept states the obvious assumption that the accounting transaction recorded should be objective. अब जो भी हम accounting transactions कर रहे हैं, assumptions कर रहे हैं, should be objective, वो objective होनी चाहिए. That is free from any bias of the person recording it. Bias means discrimination नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होने चाहिए, एकदम फ्री तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हम एजम्पशंस या हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की. सो ईच ट्रांजैक्शन शुड बी वेरीफाइड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक वाउचर्स, बिल्स, लेटर्स, सर्टिफिकेट्स, इनवॉइसेस. अब देखो, सो उन्होंने बोला है कि ट्रांजैक्शन शुड बी वेरीफाइड, ट्रांजैक्शन वेरीफिएबल होनी चाहिए. किसके आधार पे, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, etc. Okay, I hope you understand all the concepts. Thank you.